आसमा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज बात करेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली पर बात करेंगे। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसका मुस्लिम लीग बहिष्कार कर देता है। जिसका मुस्लिम लीग बहिष्कार करता है। बहिष्कार करने का मेन कारण होता है कि उनका मानना था कि मुझे एक पृथक पाकिस्तान की मांग थी। इस वजह से मुस्लिम लीग जो है 1946 के पहले संविधान के बैठक का बहिष्कार करता है। इस बैठक में केवल 211 लोग ही शामिल हुए थे। इसमें केवल 211 लोग शामिल हुए थे, जिनका की अस्थायी रूप से मतलब टेम्पोररी प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था, जबकि इसके बाद वापस से अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी सभा के 2 उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में 2 उपाध्यक्ष थे। ठीक है, यहां तक किन्हीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कार्यप्रणाली के बाद उद्देश्य प्रस्ताव के बाद उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं। ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव एक संविधान के संवैधानिक संरचना के दर्शन की एक अद्भुत झलक उसमें दिखाई देती है, उद्देश्य प्रस्ताव में। ठीक है। अब आपको स्क्रीन के ऊपर एक एक करके पूरा उद्देश्य प्रस्ताव हम दिखवाते हैं। देखिए क्या क्या उद्देश्य प्रस्ताव में पेश किया गया। ठीक है, देखिए इसको। उद्देश्य प्रस्ताव में पहला पॉइंट था कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। दूसरा पॉइंट के उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया है कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे, और उक्त वर्णित सभी क्षेत्र तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उसकी अवस्थी शक्तियां उनमें निहित रहेगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होगी इन राज्यों को प्राप्त होगी। अगला पॉइंट कहता है कि संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार इसको अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। अगले पॉइंट में है कि भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अगले पॉइंट में है कि अल्पसंख्यकों, पिछड़ों वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अगले पॉइंट कहते हैं कि संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भूक्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देशों के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी, और इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके सहयोग को सुनिश्चित किया जाएगा। अब इसमें पहला पॉइंट जो कहता है
कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। इसका मतलब है कि जब से संविधान सभा लागू होने के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ये कहना चाह रहे थे कि भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य बनाने की कोशिश करते हैं, और आज से ये भारत एक संपूर्ण और संप्रभु गणराज्य होगा। इसमें ये अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान के निर्माण की घोषणा करते हैं। दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, जितने भी भारत के क्षेत्र ब्रिटिश राज्य में शामिल थे या जो भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के आने वाले सभी क्षेत्र, वे अन्य क्षेत्र इसमें शामिल होना चाहेंगे वो भारत का हिस्सा होंगे। जो अब तक नहीं है, जो अन्य आकर के भी शामिल होना चाहेंगे वो हमारे भारत का हिस्सा होंगे। ठीक है। तीसरे पॉइंट में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्लियर करने की कोशिश की है, ये कहना चाह रहे हैं इसमें कि भारत की सीमाएं जो है वो संविधान सभा द्वारा तय की जाएगी और इसके उपरांत के नियम, इसके जो भी नियम व कानून होंगे वो उसकी शक्तियां उस राज्य में निहित होगी। ठीक है। जबकि अगले पॉइंट में कह रहे हैं कि संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार उसके अभिन्न अंग तथा सरकार का अंग भारत की जनता होगी, अर्थात सर्वोपरि जनता होगी। अगले पॉइंट में है, पांचवें पॉइंट में, कि भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाना आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अर्थात आपके जनता के लिए हर स्वतंत्रता या हर स्वतंत्रता प्रभाव। पांचवें पॉइंट में जवाहरलाल नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव में यह कहा गया है कि जनता के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता और उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ली जाएगी। अगले पॉइंट में जितने भी अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े वर्ग हैं और जनजातियां, उनको भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सातवें पॉइंट में कहते हैं कि संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा इसके भू क्षेत्र को समुद्र एवं वायु क्षेत्र के सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मतलब समुद्र में भी और वायु में भी भारत की सीमा को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। और आखिरी पॉइंट में कहते हैं कि इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा। अर्थात जब तक हम लोग गुलाम थे और गुलामी से आजादी की ओर पहुंचने के बाद भारत को जो न्याय चाहिए, जो स्थान चाहिए, वह यह संविधान सभा दिलवाएगी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था और इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया था। 22 जनवरी 1947 को जब उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था, तब संविधान सभा में कुछ परिवर्तन होना शुरू हो गया था। तब संविधान सभा में परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया था। जितने भी देशी रियासत खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिए थे, अब वो सारे के सारे संविधान सभा में वापस से अपने प्रतिनिधि भेजना शुरुआत कर दिए थे। इस प्रकार से देख सकते हैं कि 28 अप्रैल 1947 तक 6 राज्य जो थे वो अपने प्रतिनिधि, देशी रियासत की बात कर रहे हैं, देशी रियासत जो थे उनके 6 राज्य इसमें अपने प्रतिनिधित्व भेजना प्रारंभ कर दिए थे। जबकि 3 जून 19 अब वैसे देशी रियासत होता क्या, एक बार फिर से बता देते हैं। कल वाले वीडियो में ये बताया गया था, बट एक बार वापस से बता देते हैं कि देशी रियासत होते क्या है। जितने भी छोटे छोटे राज्यवाड़े थे उनको देशी रियासतों में बांटा गया था, जिनके लिए संविधान सभा में 93 सीट छोड़ी गई थी। ये देशी रियासत में इन्होंने अपना फैसला किया था कि संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे, लेकिन जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है, उसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है, तब धीरे धीरे ये लोग अपने प्रतिनिधि को संविधान सभा में भाग लेने के लिए भेजने लगते हैं। उसके बाद वापस से 3 जून 1947 को मुस्लिम लीग का पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है, जो कि आपका भारत बंटवारे के लिए पेशी लॉर्ड माउंटबेटन योजना के सामने में ये बात स्वीकार कर दी जाती है कि अब भारत को 2 भागों में बांटा जाएगा, भारत और पाकिस्तान। इसके बाद क्या होता है
कि जो भारतीय पक्ष के मुस्लिम लीग थे, जो भारत पक्ष के मुस्लिम लीग थे, मुस्लिम लीग भी दो भाग में बंट गए थे, एक भारत के पक्ष में, दूसरे पाकिस्तान के पक्ष में। तो भारत के पक्ष वाले मुस्लिम लीग अब ये भी अपने प्रतिनिधि को इसमें भेजना प्रारंभ कर देते हैं। किसमें भेजना प्रारंभ कर देते हैं? संविधान सभा में भेजना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, अब आगे इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो संविधान लागू करने के समय में इसके साथ साथ कुछ और भी लागू किया गया था, या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो अभी आपको फिर से दिखाते हैं। ठीक है, संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए थे, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को मिल गई थी। भारत की सदस्यता राष्ट्रमंडल में मई 1949 में मिल गई थी। 22 जुलाई 1947 को भारत ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, जबकि 24 जनवरी 1950 को भारत ने राष्ट्रगान को भी अपनाया, और ठीक 24 जनवरी 1950 को भारत ने राष्ट्रगीत भी अपनाया। और इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना था। अब बाकी के जो कुछ बिंदु हैं उस पर अगले क्लास में चर्चा करेंगे। बाकी जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए थे वो सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार पॉज करके इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए, हो सकता है आपके पेपर में भी पूछ लिया